हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज अपन लेक्चर 7 है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक। कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख के कि उसके ब्लॉक के बारे में, उसके पीरियड के बारे में और उसके वर्क के बारे में कैसे जाने। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ब्लॉक वर्ग व आवर्त की पहचान करना, ये अपन पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक, कि एक ब्लॉक की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिएगा, बिल्कुल आसान है। सबका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको याद रखना सिखा दिया था, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। अब उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन पता लगाएंगे कि ब्लॉक कैसा है। फॉर एग्जाम्पल है, आप यूं समझो एक एक चीज पॉइंट से। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन np पीरियोडिक सब सेल में प्रवेश करता है, तो वह तत्व हमेशा पी ब्लॉक से माना जाएगा, या पी ब्लॉक से होता है। मतलब वो हमेशा किसका होगा? पी ब्लॉक का। और मतलब कि आप यूं कह सकते हो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि NH2 NP 1 से 6 है, तो वह तत्व पी ब्लॉक का होगा। आप इस चीज को एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे कोई एलिमेंट X है, कोई भी, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको दे दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 3p6 4s2। फॉर P6। अब आप इस चीज को यूं समझो, क्लियर है? ये कितने हो गए? हाँ, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको पता चल रहा है ये n है। सबसे बड़ी संख्या को n मान लो, मुख्य क्वांटम संख्या n, Np6। और ये आ गया आपका NS2। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये तत्व पी ब्लॉक का है, क्योंकि Np में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये तत्व किसका माना जाएगा? पी ब्लॉक तत्व है।
तो मैंने यही तो कहा है ना कि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के अपन डिसाइड कर सकते हैं कि तत्व कौन से ब्लॉक का है, राइट। फिर उसके बाद में अपन बात करें दूसरा, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस में एंटर करता है, तो अपना ध्यान ये जाएगा एनएस में लास्ट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब वो एस का है ना, एंटर करता है तो वह तत्व पी सॉरी एस डी व एफ ब्लॉक का संभव है, एफ ब्लॉक का संभव है। उसका रीजन क्या होता है, एन एस पहले भरा जाता है, एन माइनस वन डी और एन माइनस टू एफ बाद में भरे जाते हैं, तो ये रीजन है। इसलिए पहले अपने को यूं देखना पड़ता है पहले, अगर ऐसे लगे ना कि लास्ट एन एस में जा रहा है तो वह इन तीनों में से किसी से भी संबंधित हो सकता है। अब इसका पता कैसे चले, तो कुछ सब पॉइंट्स हैं इसके, देखो। यदि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n माइनस टू एफ 1 से 14, n माइनस वन डी 0 से 1 NS2 को फॉलो करता है, तो वह तत्व हमेशा ए ब्लॉक का माना जाएगा, ए ब्लॉक का होगा। इसको एक चीज से और समझ लो आप, ये भी याद रख लेना हमेशा, ये तो याद रखना ही है, और अगर ये भूल जाते हो, स्लिप हो जाता है माइंड से, तो ये लाइन याद रखो। यदि n माइनस टू एफ प्रेजेंट है, वह n माइनस वन डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन है, 0 या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वह तत्व सदैव ए ब्लॉक का होगा। तो वह तत्व हमेशा किसका माना जाएगा, ए ब्लॉक का माना जाएगा। आप ये याद रखो, अगर n माइनस टू एफ प्रेजेंट है, n माइनस टू एफ प्रेजेंट है और n माइनस वन डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वह हमेशा ए ब्लॉक से रिलेटेड होगा। आप इस चीज को एग्जाम्पल से समझ लो। कोई एलिमेंट है x जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1 ये लो। हाँ, अब इस चीज को समझो आप, n तो ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या n है, तो ये तो क्या हो गया NH2, डन। 6 में से 1 गया तो 5, ये हो गया n माइनस वन डी 1, और 6 में से 2 गए तो 4, तो n माइनस टू एफ 14। इसको अगर एक जगह लिखें तो ये हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, n माइनस टू एफ 14 n माइनस वन डी 10 सॉरी 1 NS2।
तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फॉलो कर रहा है कि नहीं? 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वैसे ये तत्व साफ साफ पता चल रहा है लोरेंशियम है इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी ल्यूसेंटियम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो ये इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फॉलो कर रहा है, तो ये ए ब्लॉक तत्व हो गया। ये तत्व किससे बिलोंग करता है? ए ब्लॉक तत्व है। डन। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बी पॉइंट की। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n माइनस 2f14 n माइनस 1d 2 से 10 और n s 1 से 2 को फॉलो करता है, तो वह सदैव डी ब्लॉक का होगा। मतलब n माइनस 2 प्रेजेंट हो लेकिन उसमें 14 हो, पूरा भरा हो, तो डी में फिर 2 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लो इसको। एक एलिमेंट एक्स है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2। अब देखो आप, ये तो हो गया NS जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया n माइनस 2f जो पूरा भरा हुआ है, और ये हो गया आपका n माइनस 1d जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको यूं लिख सकता हूं मैं n माइनस 2f14 n माइनस 1d 2 ns2। तो देखिएगा आप कौन से को फॉलो कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फॉलो कर गया कि नहीं कर गया? 14 2 से 10 ns2। और इसका आप इसलिए इसको बोल सकते हो ये डी ब्लॉक तत्व है। किसका माना जाएगा? डी ब्लॉक का तत्व है, राइट। डी के लिए एक बात और बोल सकते हैं, इसी में सी पॉइंट देखो। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n माइनस 2f, ये तो अब्सेंट हो ही नहीं, n माइनस 2f उसमें नहीं होना चाहिए। n माइनस 1d, अब चाहे 1 से 10 हो, ns 1 से 2 हो, या ये भी कह सकते हैं n माइनस 1d 1 से 10 हो और ns में 0 से 2 हो। ये राइट, ये तो एब्सेंट रहेगा ही दोनों में। तो वह तत्व विन्यास को फॉलो करता है, फॉलो करता है, तो वह तत्व डी ब्लॉक का होगा। इसको फॉलो करने भी वह तत्व डी ब्लॉक का ही माना जाएगा। समझ रहे हो आप चीजों को? अब इसका अगर आप एग्जांपल से समझना चाहें तो अभी समझते हैं। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा देता हूं। आई होप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
हो गया ये। अब इसका देखो, एक्स तत्व है कोई जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5s0 5s0। तो देखो ये तो रहा आपका NS0 और ये रहा आपका N-1D10 और ऐप है नहीं। तो यहां देखो साफ साफ पता चल रहा है N-1D में 1 से 10 N-2 ऐप एब्सेंट हो और NS में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 0 है। क्लियर? तो इसको देख के उसको फॉलो कर गए, इसका मतलब है ये डी ब्लॉक तत्व है। ये किसका माना जाएगा? डी ब्लॉक का तत्व माना जाएगा। क्लियर? आप इसको यूं भी समझ लीजिए, एक और एग्जांपल देता हूं। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1। ये अब इसको देखो आप, ये तो रहा आपका NS2, ये रहा आपका N-1D1। N-2 ऐप है क्या? नहीं है। ये है ऐप है, लेकिन ये कैसा है? 7 में से 3 गए, इसका मतलब ये N-3F14 है। तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, बात तो इनकी थी ना। अब डी में चाहे एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना आ जाए, इसको फॉलो कर रहा है, तो डी का हो गया ये। तो ये तत्व किसका हो गया? डी ब्लॉक तत्व है। और सबसे लास्ट, यदि N-2F व N-1D दोनों अब्सेंट हैं तो वह तत्व एस ब्लॉक का होगा। कहने का मतलब है एनपी तो एब्सेंट होना ही होना चाहिए, क्योंकि एनपी आते ही तो अपन ने हमेशा उसको किसका माना? पी का ही माना है। इसलिए एनपी की तो मैं यहां बात ही नहीं कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट चल रहा है जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि लास्ट में सिर्फ कौन है? एनएस है, उनकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं। राइट? तो देखिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स कोई एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10। फिर आपका आ गया 6p6 7s2। तो आप यहां से देखो, ये आपका हो गया NS2, ये आपका N-1 है, तो P की तो बात ही नहीं है, ये तो एब्सेंट हो ही गया ना, N-1 है। ये आपका N-2 है और ये आपका N-3 है। तो देखो NP भी एब्सेंट है, N-2 F एब्सेंट है, N-3 है ये, और N-1D भी एब्सेंट है क्योंकि ये N-2 है। तो ये तत्व किसका माना जाएगा हमेशा? अब लास्ट में जाके ये बना है एस ब्लॉक तत्व है। ये लो, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको यहां साफ साफ पता चल गया, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है चीजों पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही तरीके से अप्लाई कर पाते हो एलिमेंट पे,
तो बहुत आसान है इन चीजों को पहचानना, बहुत ही ज्यादा आसान है, इनमें ज्यादा कुछ पेचीदा चीजें नहीं है। समझ रहे हो आप चीजों को? हटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो चलो। अब अपन बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड्स। एक आवर्त का पहचान कैसे करेगी कौन सा आवर्त है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन, एन का जो सबसे बड़ा मान हो, ये लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन गिवन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एन का जो सबसे बड़ा मान दिया गया है वो ही आपका क्या है? आवर्त है। कैसे? एग्जांपल ले लें, कोई एलिमेंट x है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 दे रखा है मान लो। तो ये देखो, ये तो 3 है, ये है सबसे बड़ा मान, तो ये n मानेगा। n कौन बनेगा? ये 4। बात आ गई क्या समझ में? तो आप इसका आवर्त कौन सा बोलोगे? इसका आवर्त हो जाएगा 4th। अगर इसके लिए ब्लॉक बताना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के पता चल जाएगा, ब्लॉक है इसका डी। तो आवर्त पहचानना सीखे, आवर्त के लिए ज्यादा लफड़ा है ही नहीं। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप, वर्ग की पहचान। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप, वर्ग की पहचान। एक वर्ग की पहचान कैसे करें? तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसके लिए भी ये नियम याद रखो। पहला, यदि तत्व एस ब्लॉक का है, अगर तत्व आपके कौन से ब्लॉक का है, पहले ब्लॉक पहचानना पड़ेगा तब वर्ग का पता चलेगा, और ब्लॉक पहचानना मैंने सिखा दिया। तो अब वर्ग का पता कैसे लगाओगे? अगर तत्व आपका एस ब्लॉक का निकले तो आप उसका वर्ग ऐसे निकालोगे, वर्ग बराबर है एन एस इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वर्ग संख्या को बताता है, राइट? पहले सबके लिख लेते हैं इसमें रूल, फिर एक साथ एग्जांपल कर लेंगे, टाइम बचेगा थोड़ा। सेकंड, यदि तत्व डी ब्लॉक का है, यदि तत्व किसका है? डी ब्लॉक का, तो उसका वर्ग माना जाएगा n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो, n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ दो, और ns में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ दो। फिर उसके बाद में बात करें, यदि तत्व p ब्लॉक का है तो वर्ग क्या होगा? n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो ये तो हमेशा पूरा भरा हुआ रहेगा, 10 के 10 ही रहेंगे, और इसमें हमेशा 2 रहेंगे, ये पूरा भरा हुआ रहेगा, इसमें ही वेरी करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कुल मिला के, या
वर्ग बराबर है 12 प्लस Np इलेक्ट्रॉन, या इसके लिख दूं और इनके अलग अलग लिख दूं, तो मैं यूं भी कह सकता हूं, या 10 प्लस Ns इलेक्ट्रॉन प्लस Np इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो आप चीजों को? सबसे बेटर ये रहेगा आप इसको फॉलो करो, बाकी सब सही है, लेकिन बेटर ये रहेगा आप इसको फॉलो करो, आंसर जल्दी, कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाएंगी। सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन ही तो जोड़ने पड़ेंगे ना आपको। फिर लास्ट आता है, यदि तत्व एफ ब्लॉक का है तो वर्ग ऑलवेज थर्ड बी, या आप बोल सकते हो ऑलवेज थर्ड, हमेशा ही तीसरा वर्ग रहेगा। ए ब्लॉक को पहचानना भी आसान है और ए ब्लॉक के लिए वर्ग निकालना भी सबसे आसान है। आवर्त तो सबके आसानी से निकल ही जाएंगे, वर्ग कैसे आसान है, ए ब्लॉक आते ही थर्ड टिका दो। अब ब्लॉक कैसे पहचाने, तो ब्लॉक एप का एक पहचानना भी बिल्कुल आसान है। n-2 एप में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन और डी में आपका 0 या इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा ही किसका हो जाएगा, एप ब्लॉक का होगा। तो ये हो गया। अब आप इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक एलिमेंट है x, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये है मान लो। तो साफ साफ पता चल रहा है NS2 और NP6, तो इसका ब्लॉक क्या हो गया, P। वर्ग, वर्ग कैसे पहचानोगे, अगर P ब्लॉक का है तो 12 प्लस 6 18, NS इलेक्ट्रॉन ही तो जोड़ते हो ना, तो 18वां वर्ग आ जाएगा। आवर्त पहचानना है तो सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ n ये, तो तीसरे आवर्त में P ब्लॉक में 18वें नंबर का तत्व कौन है, आर्गन। तो पता चल जाएगा ना, आप बिल्कुल एलिमेंट तक पहुंच जाओगे अगर आपने ये डिटर्मिनेशन अच्छे से सीख लिया। जैसे कोई एलिमेंट x है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d। अब जैसे इसी की बात करें तो ये तो रहा आपका NS2, ये रहा n-2f14 और ये आपका रहा n-1d2। तो ये किसका बन गया, ए ब्लॉक, डी ब्लॉक का। तो ब्लॉक क्या हो गया इसका, डी। आवर्त पहचानो तो सबसे बड़ी n की संख्या, तो आवर्त क्या हो गया इसका 6, और वर्ग क्या हो गया इसका, डी ब्लॉक का है तो NS इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो और n-1d इलेक्ट्रॉनों को, तो 2 + 2 बराबर कितना आ गया 4, तो फोर्थ वर्ग हो गया। तो चौथे वर्ग में छठे आवर्त में कौन आता है, तो ये एलिमेंट है आपका HF 72 नंबर वाला एटॉमिक नंबर, जिसका कितना होता है 72, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 80। इलेक्ट्रॉन जोड़ लो एटॉमिक नंबर आ जाएंगे, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ लो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। देखो इसका 72 कैसे हुआ, 2 4 6 18 20 30 38 48 56 54 56 56 के बाद में 50, एक मिनट, हाँ 56 और 14 आप जोड़ दो, कितने हो गए 70, 70 और 2 कितने हो गए 72, ऐसे निकाला है। क्लियर। जैसे एग्जांपल और लें, एक एलिमेंट है x जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1। ये आ गया। तो ये आ गया तो वही ns2 n-2 f14 एंड n-1d1। तो n-2 f प्रेजेंट है, इसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा ही किसका माना जाएगा? f ब्लॉक का। तो इसमें ब्लॉक क्या हो जाएगा? f। आवर्त क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी n देख लो 6। वर्ग क्या आ जाएगा? वर्ग आपका f ब्लॉक का, तो हमेशा थर्ड वर्ग माना जाएगा, राइट। तो ये आपका कौन है? अगर देखना चाहे तो एलयू, जो 71 पे आता है। क्लियर? एक और एग्जांपल देख ले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसको देख देख के पता चल रहा है साफ साफ ये किसका है? ns1 आ गया। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका? s। आवर्त क्या आ जाएगा? फोर्थ। वर्ग क्या आ जाएगा? ns इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, पहला ही वर्ग है। तो ये किसका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आपको पता हो तो एलिमेंट x। तो ये x आपका हो गया पोटेशियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाता है सब कुछ। जो कितने नंबर पे आता है? 19। 19 का कैसे पता चला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए। क्लियर? इसको बना लो आप। आई होप सबने बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इतनी जल्दी बनेगा तो क्या? आई होप डिटर्मिनेशन सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल सही से स्टार्ट होती है। ये तो हिस्ट्री, उसका थोड़ा सा एल्गोरिथम, कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी ये अपन ने देखी है। आज अपन पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, आवर्ती गुणधर्म की बात करना शुरू करेंगे। अब तो सबसे पहले आवर्ती गुणधर्म की बात करें तो यहां से अपन बात करेंगे सबसे पहले परिरक्षण प्रभाव की। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? तो सबसे पहले गुणधर्म कौन सा आ जाएगा अपना? परिरक्षण प्रभाव। अब आपको थोड़ा फोकस बनाते हुए रहना है भाई। अगर इसमें आपने छूट गए, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड चलेंगी, बात आ रही है समझो? ये एक दूसरे से क्या चलेंगे? रिलेटेड प्रॉपर्टियां चलेंगी। तो आपको थोड़ा सा यहां ध्यान में देना होगा। परिरक्षण प्रभाव, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, और सिग्मा या ऐसी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इस चीज को समझो आप। एक्चुअली होता क्या है, ये आपका हो गया नाभिक। नाभिक में कौन है? प्रोटॉन। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, साथ में ये भी लगाएगा। यही आपका परिरक्षण प्रभाव है। किसी दिए गए एक संयोजी इलेक्ट्रॉन पर अन्य शेष इलेक्ट्रॉन कितना प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, उसी को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं।
इसके बारे में स्लेटर ने बताया था सबसे पहले। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये यहां तो प्रतिकर्षण लगाते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में भी आपस में प्रतिकर्षण होता है, इसमें आपस में प्रतिकर्षण होता है, यहाँ इस प्रतिकर्षण को उसने नहीं माना था, इसकी बात नहीं की थी। इसलिए एक्चुअली परिरक्षण प्रभाव जो डेटाबेस दिया गया है वो एक सैद्धांतिक है, प्रायोगिक चीज नहीं है। प्रायोगिक उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, या ये कितनी दूर है इस पे भी डिपेंड करता है परिरक्षण प्रभाव, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड नहीं करता है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस से स्लेटर के नियम से निकालते हैं। क्लियर? तो आ जाओ, परिरक्षण प्रभाव दिया किसके द्वारा था? गिव्स बाय या एक्सप्लेन बाय गिव्स बाय स्लेटर। तो मैं कह सकता हूं किसी तत्व में या किसी परमाणु में अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन पर शेष अन्य इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। उसे ही अपन क्या कहेंगे? परिरक्षण प्रभाव कहेंगे। आप इस चीज को यूं समझ लो, कैसे निकालते हैं? सिग्मा कैलकुलेट करना फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसके लिए सिग्मा हमेशा क्या रहेगा? 0। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए सिग्मा हमेशा 0, क्योंकि कोई और अन्य इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो उस पर प्रतिकर्षण लगाएगा कौन? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए सिग्मा 0। जैसे मैं कह दूं सोडियम +10 तो सिग्मा 0, क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। और बोर नियम तभी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे इसी कारण लग पाता है क्योंकि वहां परिरक्षण प्रभाव तो लगता नहीं, इसलिए उनके लिए वो नियम सही हो जाता है। अगर परिरक्षण प्रभाव आ गया तो बोर भी फेल हो गए, इसीलिए बोर को हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे ही अप्लाई किया जाता है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उसके लिए सिग्मा इज टू नॉट 0, वहां सिग्मा इज टू नॉट 0। तो उसके लिए नियम क्या है? अब इसके लिए नियम पढ़ेंगे अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। एन इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण, अकेले एक इलेक्ट्रॉन का जो बाह्यतम कोश का, वो अकेला कितना परिरक्षण लगाता है? सिग्मा अकेले का वो होगा 0.35। लेकिन इसमें अपवाद है, यदि बाह्यतम कोश केवल 1s है तो एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा वो 0.30 होगा। इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं अपवाद का, जैसे हीलियम है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक होगी, ये आ गया। हीलियम अगर न्यूट्रल में देखे तो यही एग्जाम्पल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, तो सिग्मा कितना आएगा? 0.30। इसके बाह्यतम वाले का इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण कितना लगेगा? 0.30। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2, लेकिन एक ही, क्योंकि एक पे तो प्रतिकर्षण देखना है। बात आ गई क्या समझ में? अरे एक 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पे तो प्रतिकर्षण देखना है,
ये एक तो गायब कर दो, इस पे तो देखना है बच गए कितने, 3 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का ही तो देखते हैं ना, तो ये आ जाएगा। फिर n-1 इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण, एक अकेले इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण बता रहा हूं, ये परिरक्षण मतलब सिग्मा, वो होगा 0.85, राइट। और n-2 वह शेष आंतरिक इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण बोले तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो कितना होगा 1, वो 1.0 हो जाएगा। बात आ गई क्या समझ में? अब आप इसको एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं लिथियम की, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा 1s2 2s1। तो देखिए ये तो है n और ये आपका हो गया n-1, तो n यहां पे क्या कोई 1s है? नहीं, n कौन है 2s, दूसरा आ गया ना भाई तुम। तो इसके लिए सिग्मा कैसे कैलकुलेट करोगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का 0.35, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है 0। 0 क्यों बोला? क्योंकि ऐसे होने को एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसपे प्रतिकर्षण देखा जाएगा, तो बच गए कितने 0। फिर इससे अंदर वालों का प्रतिकर्षण कितना होता है 0.85, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब आप यहां एक मत कर देना, यहां 2 रखना, क्योंकि सिर्फ बाहर वाले पे प्रतिकर्षण अंदर वालों का देखा जाता है, तो अंदर वाले सारे काउंट होंगे, ये 2। तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा 1.7। आया कि नहीं आया? ऐसे ही चलो लिथियम के बाद में अपन है बेरिलियम का निकालते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2s2। तो देखिएगा ये तो हो गया n और ये हो गया n-1, तो सिग्मा कितना आ जाएगा 0.35। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिख लो, n वाले 2 हैं, एक n वालों में हमेशा 1 कम कर देना है, और ये अंदर वाले तो पूरे होंगे काउंट 0.85 + 2, तो ये सिग्मा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.05। सिग्मा कितना आ जाएगा 2.05, राइट। फिर आगे चले, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, तो ये तो आपका क्या हो गया n हो गया, ये दोनों ही n है, ठीक है। और ये आपका आ गया n-1, तो सिग्मा कितना आ जाएगा 0.35 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 1 3, एक कम कर दो तो बच गए 2। बाकी ये तो अंदर वाला है, अंदर वाले का कितना होता है 0.85, ऐसे कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा 2.40। बोरॉन के बाद में अगर कार्बन का निकालना चाहें तो 1s2 2s2 2p, ये पॉइंट डाल लेना आप, अभी यहां से आवर्ती गुणधर्म चल रहे हैं, पॉइंट वाइज देखते जाना कितने चलेंगे, ठीक है। 1s2 2s2 और 2p2, तो इसका सिग्मा कैसे कैलकुलेट करोगे 0.35, ऐसे अब 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 और 2 4 है, अरे यही तो है ना n, ये तो n-1 है, तो 4 में से 1 कम कर दो बच गए 3, ये कितने होंगे 0.85, ऐसे हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा 2.75। सिग्मा कितना आ जाएगा 2.75, राइट। फिर आगे चले, कार्बन बाद में नाइट्रोजन का निकालना चाहें 1s2 2s2 2p3, तो ये तो हो गया आपका n और ये हो गया n-1, तो सिग्मा कितना आ जाएगा 2.75 + 0.35, तो ये आ जाएगा, चलो ये बताता हूँ, ये मैंने क्यों किया बाद में बताता हूँ, पहले ये लिखवा देता हूँ।
तो ये आ जाएगा 0.35 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए 4 प्लस 0.85 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो ऐसे में सिग्मा आपका आ जाएगा 5, 10, 7, 3, 10, 11, 3.10। एक बार कैलकुलेशन देख लो इसकी, सही है क्या? राइट राइट, 4, 3, 7 राइट, 7, 3, 10 राइट। तो ये हो गया। ये 4, 3, 7 ये सीधे कैसे निकाल पा रहा हूं मैं? तो देखो हर बार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बाह्यतम कोष में, और बाह्यतम कोष का प्रतिकर्षण कितना होता है 0.35। तो जस्ट पहले वाले में 0.35 जोड़ दो। हमेशा ध्यान रखना, अभी समझा देते हैं आपको क्या कर रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक। इसको एक बार नहीं हटा रहा हूं, जरूरत पड़ेगी अपन जैसे जैसे सोल्व करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, नोट सामान्य तत्वों में, सामान्य तत्व की मतलब है एस और पी ब्लॉक के तत्व जिसमें अक्रिय गैसें हट देंगे। सामान्य तत्वों में यदि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है तो सिग्मा में, मतलब परिरक्षण प्रभाव में 0.35 की वृद्धि होगी। कैसे? देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7। तो अब नाइट्रोजन के बाद में अगर मैं ये कहूं कि मेरे को ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन 8 पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल के देख लो क्या आएगा आपका सिग्मा। पहले वाले का कितना है 3.10 प्लस 0.35 और जोड़ दो, ये आ जाएगा। या तो आप वैसे सोल्व कर लो, या ये याद रखो ये ट्रिक। तो ये कितना आ जाएगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में सिर्फ 1 की वृद्धि होनी चाहिए, तत्व सामान्य होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 3.45। जैसे ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन का देखना हो तो 1s2 2s2 2p5। तो ये तो हो गए n-1 सिग्मा 0. आ जाएगा 3.45 प्लस 0.35। तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा 3.75। 75 नहीं, 4 3 7 5 80 आएगा कि नहीं आएगा? आप देखिए बिल्कुल आसान है निकालना। क्लियर? जैसे इसके बाद में नियोन का निकालना हो मेरे को, तो नियोन के लिए मेरे को इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ये लो सिग्मा कितना आ जाएगा 0.3 फिर 3.80 प्लस 0.35। तो ये कितना आ जाएगा 5 8 3 11 3 रेख 4 4.15 आ जाएगा। अब ये देखने पे चीजें बड़ी आसान है। अब नियोन आप कहोगे नियोन पे कैसे लगा दिया? ये लग जाता है, एक आवर्त में लग जाता है। सामान्य तत्व इसलिए लिखा क्योंकि अब अक्रिय गैसों के बाद में सोडियम आएगी, नियोन के जस्ट बाद में सोडियम आएगी, लेकिन वहां पर ये नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सिर्फ सामान्य तत्वों की बात की। तो अक्रिय गैस से अगर सामान्य तत्व की ओर जाते हैं, चाहे परमाणु क्रमांक के 1 की वृद्धि हो, वो गलत ही होगा, सही नहीं आएगा। तो उसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और n-2 शेष आंतरिक का प्रतिकर्षण 1 होता है, ये भी याद रखना। अभी बात करेंगे इसकी। तो आप आ जाइएगा यहां पे, नियोन है, नियोन के बाद में अपन बात करते हैं सोडियम की 11 नंबर पे।
तो ये लिखना ही पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हो गया। समझे क्या कुछ? कि जो n है वो तो n-1 हो जाएगा, और जो n-1 है वो n-2 हो जाएगा। तो जिसका प्रतिकर्षण 0.35 लगने वाला था उसका तो लगने लग गया 0.85, और जिसका लगने वाला था प्रतिकर्षण कितना 0.85 उसका हो गया 1। तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा स्क्रीनिंग यहाँ। तो सिग्मा कितना आ जाएगा देखो 0.35, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो हो गया 0.85 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और ये कितने इलेक्ट्रॉन है 1 वाले 2। तो इसका सिग्मा आ जाएगा 8.8। एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूं। इसका करता हूं मैं। ये कितना आता है टोटल है 6.8, तो वो दो और जुड़ गए 2 पॉइंट। ठीक है, तो यही आएगा 8.8। फिर आगे मैग्नीशियम, तो ये सामान्य तत्व आ गए अब, और एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है, तो यहां पे अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है। सिग्मा आ जाएगा 8.8 प्लस 0.35। तो सिग्मा कितना आ जाएगा आपका 9.15। आया कि नहीं आया? आगे बात करें मैग्नीशियम के बाद में, जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, तो उसका सिग्मा आ जाएगा 9.15 प्लस 0.35। तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा 10.50। पहले कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी क्या? नहीं भी, कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रख लेना, हो सकता है 20-19 हो जाए जोड़ने में। बिल्कुल कैलकुलेशन सही चल रही थी, ये आया था, लेकिन फिर वो सोडियम हो गया तो चेंज हो गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ऐसे ही सामान्य तत्व सारे चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही फिर नया आएगा सीरीज, जैसे पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम आवर्त बदला हुआ है, तो इसलिए इसको तो निकालना ही पड़ेगा। 2p6 3s2 3p6 4s1, तो ये तो क्या आ जाएगा n, ये हो जाएंगे n-1, ये n-2, और शेष आंतरिक चाहे कोई हो n-3 हो जैसे, तो इसका सिग्मा कितना आ जाएगा 0.35 वाले तो हो गए 0, 0.85 वाले हो गए 8, और 1 वाले हो गए कितने 10। तो अब ये सिग्मा आ जाएगा अपना 16.8। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। समझ रहे हो आप चीजों को? जैसे अपन बात करें तो देखो, आवर्त में जा रहे हैं तो सिग्मा सिर्फ 0.35 बढ़ा सामान्य तत्वों में, और वर्ग में कितना बढ़ रहा है? वर्ग में देखो आप, लिथियम का कितना था 2 पॉइंट कुछ होगा 1 पॉइंट कुछ था, तो उसके बाद में 8.8 सीधा ही 1.7 से, फिर 8.8 से सीधा ही 16.8। मतलब कि आवर्त में भी बढ़ता है परिरक्षण लेकिन कम बढ़ता है, वर्ग में बढ़ता है लेकिन वर्ग में बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। आवर्त में देखो इतना ही बढ़ा, लेकिन वर्ग में इतना बढ़ता है। क्लियर? फिर पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम एक सामान्य तत्व है और एक कई अंतर है, तो सिग्मा सीधे ही आ जाएगा 16.8 प्लस 0.35, तो ये आ जाएगा सिग्मा इसका 5 8 3 11 17.15। फिर आगे स्कैंडियम, अब ये सामान्य तत्व नहीं है, डी ब्लॉक का है, तो सिग्मा कितना आ जाएगा? तो इसके लिए निकालना ही पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो इसको मत देखना कि भाई इसमें निकालेंगे सिग्मा, ना ना, सिग्मा बाह्यतम का ये n है, ये n-1 है, n-1 है, ये n-2 है, और ये n-3 है, तो इसका निकालना ही पड़ेगा। तो 0.35 वाले कितना है 1, 2 है 1,
फिर 0.85 वाले अब 8 की जगह हो जाएंगे 9, और ये कितने 10 के 10 हैं। बात आ गई क्या समझ में? अब इसका निकालो, देखो तो यहां से निकाल लेंगे 0.35 प्लस प्लस 10, तो ये आ गया 17.65। भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है मेरे पास। 8 0 राइट प्लस 10 कितना हो गया? 18 हो गया। तो ये लो मैं सीधा ही लिख देता हूं ताकि जगह बच जाए। तो सिग्मा कितना आ गया? 18.0 राइट। फिर टाइटेनियम, तो अब एक चीज का ध्यान रखना, अब हर बार इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेगा n-1 में, n- का परिरक्षण प्रभाव कितना होता है? 0.85, 0.85 होता है, तो हर बार अब 0.85 बढ़ेगा। कैसे? टाइटेनियम 22, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है, तो सिग्मा कितना होगा? सिग्मा 18 प्लस 0.85, या तो निकाल लो या ये ट्रिक याद रखो। तो ये सिग्मा कितना आ जाएगा इसका? 18.85 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना, नोट डी ब्लॉक के तत्वों में सामान्यतः परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होने पर सिग्मा में 0.85 की वृद्धि होगी, किंतु अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह उनसे जस्ट एक आगे वाले तत्व पर यह बात लागू नहीं होगी। कहने का मतलब है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद स्वरूप है, तो क्रोमियम का इससे नहीं आएगा, ये ट्रिक से उसका आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्रोमियम के जस्ट एक बाद में कौन है? मैग्नीज, उसका भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उससे जस्ट एक आ गया। फिर जैसे आयरन आएगा तो आयरन में बिल्कुल फिक्स है, मैग्नीज का जितना था उसमें 0.85 जोड़ दो। फिर उसके बाद में आपको कोबाल्ट के लिए 0.85 आयरन वाले में जोड़ दो। फिर निकल के लिए कोबाल्ट वाले में 0.85 जोड़ दो। फिर कॉपर अपवाद आ गया तो उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे जस्ट एक आगे वाला जिंक आ गया, उसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आगे सामान्य तत्व आ गए, तो अब 0.35 पढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो आप चीजों को? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबने ले लिया होगा। अब इससे एक नियम, एक चीज आ गई, वो क्या? आवर्तिता। मतलब L2R जाओगे ना तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। आवर्तसारणी की बात कर रहा हूं ये। और अगर टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे एक वर्ग में, आवर्त में L2R जाओगे परिरक्षण बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाओगे तो परिरक्षण बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए जब आवर्ती गुणधर्म पढ़ते हैं ना, तो जैसे साइज नीचे जाने पे बढ़ेगी या घटेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी या घटेगी, वो सब कौन डिसाइड करता है? ये परिरक्षण प्रभाव। क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेंज होता है यहाँ पे कोई खास चेंज नहीं होता। इसलिए L2R चलते हैं ना तो कभी परिरक्षण प्रभाव की बातें नहीं करते। टॉप टू बॉटम चलते हैं तो हर आवर्ती गुणधर्म को परिरक्षण प्रभाव से ही समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का मैं उठा रहा हूं। आई होप सबने ले लिया होगा।
अब अपने जो 6 के अंदर है, लेक्चर नंबर 6 में जो असाइनमेंट दिया था होमवर्क है, उसकी बात करेंगे, आज के लेक्चर का होमवर्क लिखेंगे। तो तैयार हो जाओ होमवर्क के लिए भाई। हाँ, तो अपने बात की थी असाइनमेंट की, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। और छठवे के सॉल्यूशन की बात करें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आई होप सबने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। अब पहले वाला सोल्व करते हैं। तो जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें स्टेज सेकंड से सवाल दिए थे। स्टेज सेकंड भाग बी का दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया था। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व, एक से अधिक 4D इलेक्ट्रॉन। एक भी ऐसा तत्व नहीं है, क्योंकि चौथे आवर्त में 3D पर आ जाता है, पांचवें आवर्त में आएंगे 4D के इलेक्ट्रॉन, तो 0 थर्ड आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है फोर्थ दिया था। फोर्थ देखो क्या कहता है, एक तत्व के उत्तेजित अवस्था को कौन सा तो फोर्थ वाला उत्तेजित अवस्था को बता रहा है। 1s2 2s2 2p2 2s1 3s1 3s1। कैसे, आप यहां पे देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 3s में भेजा हुआ है। यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके किस में भेजा है, 3s में भेजा है। बाकी इसमें देखा जाए पहला नहीं है, इसमें भी उत्तेजित, ये सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है। सेकंड वाला तो अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। उत्तेजन यही बताया जा सकता है। उत्तेजन का मतलब ये नहीं कि वो सही हो, उत्तेजन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था को छोड़ चुका है। ये देखो आप, तो इसमें छोड़ चुका है, देखो पी से इलेक्ट्रॉन निकल के सीधा इसमें 3s में दिखा रहा है। भाग बी फर्स्ट का फर्स्ट के भाग बी का फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल फोर्थ आंसर है इसका। फिर आगे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, न्यूनतम परमाणु संख्या, कम मिनिमम में परमाणु संख्या पूछ रहा है, का तत्व जिसकी आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d6। तो डी कहां से शुरू हो जाता है, चौथे आवर्त से, तो चौथा आवर्त तो थर्ड। अब आपको हो गया कि ये तो थर्ड तो होगा ही नहीं, थर्ड आवर्त तो फोर्थ वाला आंसर तो होगा ही नहीं, थर्ड आवर्त से तो कभी डी आता ही नहीं है, तो उसका तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो ही नहीं सकता। कौन सा, n-1d6 ये आपका सिर्फ फोर्थ से फिफ्थ सिक्स सेवन पीरियड में हो सकते हैं, लेकिन अपन बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, मिनिमम परमाणु क्रमांक, तो फोर्थ पीरियड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, अच्छा इसमें यही थे, क्वेश्चन नंबर 12 भी था। निम्न अंकों का क्रम केवल प्रतिनिधि तत्वों का परमाणु क्रमांक है, तो आ जाओ। 55 सही है बिल्कुल। 12 प्रतिनिधि तत्व है। 48 प्रतिनिधि तत्व नहीं है, केडमियम संक्रमण धातु आ गई, असंक्रमण धातु आ गई, इसको हटा दो। फिर 13 बिल्कुल सही है। 33 सही है। 54 एक इनर्ट गैस आ गई, हटा दो। फिर देखो थर्ड आंसर, तीसरा बिल्कुल सही है, लिथियम। ऑर्सेनिक 33। 53 आयोडीन बिल्कुल सही है। 87 फ्रांसियम बिल्कुल सही है। सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स। और लास्ट वाले में चले 22, ये आपका पहला ये गलत आ गया, ठीक है। 66 हाँ, ये ए ब्लॉक आ गया, ये भी गलत है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, इसमें भी नहीं दिया। स्टेज थर्ड के हाँ, स्टेज थर्ड भाग डी मिलान करने थे, आ जाओ भाई। पी में है 52, क्वेश्चन नंबर 65 वाला। पी में दे रखा है 52। 52 कहां है, 52 पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक, तो ये तो मैच हो गया बी से। फिर आप आ जाओ क्यू। क्यू में दे रखा है
56 बेरियम, तो एस ब्लॉक का है ये, आ जाओ ए। आर 57 लेंथेनम है, डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक कहाँ कितने नंबर पे, सी, सी से मैच कर दो। फिर आ गया एस 60, तो ये आपका ए ब्लॉक आ गया, डी से मैच कर दो। तो ये बातें हो गई इसकी। स्टेज इसमें से और भी दिए थे क्या, देखते हैं, नहीं दिए। फिर आ जाओ आप स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ में भाग ए, पहला क्वेश्चन नहीं दिया था। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो टिन ऑक्साइड, फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6 नहीं 11। लेंथेनोड की अपेक्षा एक्टिनोड अधिक संख्या में ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि 4F की बजाय 5F ज्यादा विसरित है, उसकी ऊर्जा कम है, कम ऊर्जा अंतर है 4F 5F 6D और 7 है इसके पास, या ये कह सकते हैं 5F ज्यादा विसरित है। क्लियर, इसलिए 5F की 6D की और 7S की ऊर्जा लगभग सिमिलर हो जाती है। तो आपका 4F की अपेक्षा 5F नाभिक से अधिक दूरी पर विस्तृत है, बिल्कुल सही। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। ये लो, क्लियर। एक हाँ इसमें और भी दिए हैं भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 32 का भी तो दिया था, 119, तो UUE बोलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 36, वह धातु जो अम्ल और क्षार दोनों से उभयधर्मी धातु जिंक दोनों से रिएक्शन करेगी। तो ये कुछ है क्वेश्चन थे आपके। आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, वर्कशीट सॉल्व करो। इसके अलावा पर्टिकुलर फिर कोई गाइड आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।